तो बच्चों, कल के क्लास में हम लोग नाभिक स्नेही अभिक्रिया को उसकी क्रिया विधि के आधार पर दो भागों में बांटा था, SN1 और SN2, और उसमें से SN1 का व्याख्या हो रहा था। ये पॉइंट बोर्ड परीक्षा की दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट भी है, अतः आप लोगों से ये आग्रह है कि इस पॉइंट को थोड़ा ढंग से समझें। तो SN1 और SN2 क्रिया विधि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में ये आपको पढ़ाया जा रहा था। इसी क्रम में मैं आपको बता दूं कि एक बच्चे का ये प्रश्न था कि अल्कोहल जो फॉर्म होता है वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन से ही क्यों होता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड कंप्लीट रहता है, और कोई भी जो मूलक उसमें जुड़ेगा तो हाइड्रोजन को हटा के ही जुड़ेगा, इसलिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन का चर्चा किया जाता है। और आप प्रीवियस क्लास को पढ़ें और उसको देखें तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं वो हाइड्रोकार्बन होता है और हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव्स होता है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो हम लोग पुनः एक बार SN1 क्रिया विधि से ही देखें। तो SN1 मैकेनिज्म में, SN1 क्रिया विधि में क्या होता है। SN1 क्रिया विधि में क्या हम लोग देखते हैं। कल के पॉइंट को ध्यान से अगर आप देखे होंगे तो आपको ये पता होगा कि ये कार्बनिक यौगिक RL, ये हेलो एल्केन है, ये कार्बनिक यौगिक RL, ये हेलो एल्केन है। और SN1 क्रिया विधि में क्या होता है कि ये जो कार्बनिक यौगिक है, अभिक्रिया दो टर्म में होता है, अभिक्रिया दो पदों में होता है। तो फर्स्ट टर्म में क्या होता है कि ये जो कार्बनिक यौगिक RL है, कल बताया गया है इसके बारे में, कार्बनिक यौगिक RL है, इसका विषमांश विखंडन होता है। ये आपको बताया गया था कि इसका विषमांश विखंडन होता है। कार्बनिक यौगिक RL का हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होता है, इसका हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होता है, टूटता है, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज इसका होता है, विषमांश विखंडन होता है। और क्या बनता है, R आयन और L आयन, ये बनता है। R के बारे में आपको बताया गया है, L के बारे में आपको बताया गया है, RL के बारे में बताया गया है। तो ये जो आप देख रहे हैं विषमांश विखंडन, जब इसका होता है तो R आयन और L आयन बनता है। तो ये प्रथम पद है, ये जो आप देख रहे हैं ये प्रथम पद है। और ये जो प्रथम पद है ये एकदम बिल्कुल मंद अभिक्रिया पद है, बिल्कुल स्लो गति से होता है। तो ये मंद अभिक्रिया पद है। और ये जो मंद अभिक्रिया पद है तो इसमें अभिक्रिया का जो सांद्रण है वह RL के सांद्रण पर निर्भर करता है। कहने का सेंस ये है कि अभिक्रिया का वेग पूर्णतः RL के सांद्रण पर निर्भर करता है। दूसरे टर्म में क्या होता है, दूसरे टर्म में आपको ये बताया गया था कि ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक NU, कल के पॉइंट को आप गौर से देखें तो आपको ये मिलेगा कि ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। और ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक का अटैकिंग, इसका जो हमला होता है वह R के विपरीत डायरेक्शन से होता है, इसके विपरीत तरफ से होता है। नाभिक स्नेही अभिकर्मक का अटैकिंग, इसका हमला जो है R के विपरीत साइड से होता है और RNU बनता है, ये प्रतिफल है, RNU बनता है, ये प्रोडक्ट है और ये बन गया प्रतिफल। लेकिन ये अभिक्रिया जो है वो तीव्र वेग से होता है, ये अभिक्रिया तीव्रगामी होता है,
ये तीव्र वेग से होता है। तो इस अभिक्रिया में हम लोग क्या देखते हैं कि अभिक्रिया में जो अभिक्रिया का दर है, अभिक्रिया का जो वेग है, वह RL के सांद्रण पर निर्भर करता है। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये अभिक्रिया वेग, ये रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया दर या अभिक्रिया वेग, ये मंद अभिक्रिया पद का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मंद अभिक्रिया वेग मंद अभिक्रिया पद का सीधा समानुपाती होता है, मंद अभिक्रिया पद का। इसको आप इस सेंस में भी कह सकते हैं कि ये जो अभिक्रिया वेग है, या आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो अभिक्रिया दर या अभिक्रिया वेग है, ये अभिक्रिया दर या अभिक्रिया वेग, ये RL के सांद्रण, यही हो गया सांद्रण, RL के सांद्रण का समानुपाती होता है। अभिक्रिया दर, रेट ऑफ रिएक्शन, RL के सांद्रण के समानुपाती होता है। और चूंकि इस अभिक्रिया में, जो अभिक्रिया आप देख रहे हैं, चूंकि इस अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग RL के सांद्रण पर निर्भर करता है और अभिक्रिया में एक ही अनुभाग लेता है, इसीलिए इसे एक आणविक अभिक्रिया कहा जाता है। इसलिए इसे एक आणविक अभिक्रिया कहा जाता है। और इसमें अभिक्रिया के क्रम को अगर आप देखें, इसमें अगर इसकी क्रियाशीलता को देखें, तो जो टर्सरी होगा, जो टर्सरी एल्किल हैलाइड होगा, आप SN1 क्रिया विधि को देख रहे हैं, SN1 मैकेनिज्म को देख रहे हैं, इसमें जो टर्सरी एल्किल हैलाइड होता है, ये बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है। SN1 क्रिया विधि में इसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होता है। ये क्रियाशीलता का क्रम, ये क्रियाशीलता का ऑर्डर होगा, क्रियाशीलता क्रम। ऑब्जेक्टिव पर्पज से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा जो आप क्रम देखते हैं। SN1 मैकेनिज्म में आपने क्या देखा कि अभिक्रिया का दर सिर्फ RL के सांद्रण पर निर्भर किया। उसके बाद आपने क्या देखा कि सिर्फ एक ही अनुभाग लेता है, इसलिए उसको SN1 क्रिया विधि कहा जाता है। इसमें टर्सरी एल्किल हैलाइड जो होगा सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा। उसके बाद कौन आ जाएगा? सेकेंडरी। इसके बाद आपका सेकेंडरी एल्किल हैलाइड होगा। और सबसे जो कम होगा इसमें वो कौन सा होगा? प्राइमरी। वो प्राइमरी जो है वो सबसे कम, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, प्राइमरी एल्किल हैलाइड सबसे कम होगा। आप इसको सिंबल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टर्सरी को 3 डिग्री, सेकेंडरी को 2 डिग्री, प्राइमरी को 1 डिग्री। इसलिए एग्जाम में अगर कभी क्रम सजाने के लिए आए तो ये आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है SN1 मैकेनिज्म को। अब अगर SN2 मैकेनिज्म पर आप जाएं, SN2 क्रिया विधि पर जाएं, तो आप क्या देखिएगा? SN2 क्रिया विधि में आप क्या देखिएगा? तो 3 चीज को आपको फिर से केयर रखना है। NU, RL, L, ये सब को आपको समझ के रखना है। SN2 मैकेनिज्म देखिए, SN2 क्रिया विधि में क्या होगा? SN2 क्रिया विधि में ये जो आपका नाभिक स्नेही अभिकर्मक, नाभिक स्नेही अभिकर्मक NU हो, इसको ध्यान से समझेंगे। SN2 क्रिया विधि में क्या होता है? ये जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, ये और ये जो कार्बनिक यौगिक, ये दोनों एक साथ ही अभिक्रिया में भाग लेता है। SN1 में ऐसा बात नहीं था, उसमें प्रथम पद में RL का विषमांश विखंडन हुआ था। इसमें क्या होता है कि ये जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक NU है और ये जो कार्बनिक यौगिक RL है, एक साथ ही अभिक्रिया में भाग लेता है और एक मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था का निर्माण करता है, जो अस्थायी नहीं होता है, जो शीघ्र ही टूट जाएगा, शीघ्र ही प्रतिफल में बदल जाएगा। तो मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था, एक मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था, इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट, इंटरमीडिएट
ट्रांजिशन, इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण करता है, एक मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। तो मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था कैसा होगा, ये आप देखिए, ये R है, L है और इसके साथ ये क्या है, NU, मतलब नाभिक स्नेही अभिकर्मक और ये कार्बनिक यौगिक एक मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था का निर्माण करता है। और पुनः क्या होता है, फिर देखिए क्या होता है कि यह शीघ्र ही जो मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था है यह टूट जाता है। और टूटने के बाद क्या हो, मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था शीघ्र ही आपका टूट जाएगा। तो मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था पर ध्यान दिया जाए, ये आपका मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था, ये मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था, ये शीघ्र ही विघटित हो जाएगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा। तो अभी जो आपने देखा कि ये जो मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था बना, ये होता है बिल्कुल मंद वेग से, ये बिल्कुल मंद वेग से होता है, बिल्कुल स्लो होता है। और अभिक्रिया का जो सांद्रण है वो मंद वेग पर ही निर्भर करता है। तो यहाँ पर जो मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था बना तो ये बिल्कुल मंद वेग से होता है। अतः अभिक्रिया वेग ये दोनों के सांद्रण पर निर्भर करेगा, मतलब NU पर भी और RL पर भी। और ये मंद वेग से हुआ, फिर क्या होगा, ये बना मंद वेग से, फिर ये टूटेगा। अभी जो मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था बना था वह मंद वेग से बना था, और ये शीघ्र जो टूटेगा वो तीव्रगामी, ये जो टूटेगा ये अभिक्रिया होगा काफी फास्ट, तीव्रगामी होगा। और ये आपका बन गया प्रोडक्ट, ये बन गया आपका प्रोडक्ट RNU, ये बन गया आपका प्रोडक्ट। और ये जो लिविंग ग्रुप है, ये जो छोड़ने वाले समूह है, ये यहाँ से हट जाएंगे। तो ये अभिक्रिया होता है तीव्रगामी। अतः अभिक्रिया का वेग मंद वेग अभिक्रिया पर डिपेंड करेगा, मतलब अभिक्रिया का वेग जो प्रथम पद है, जो शुरू में आपने देखा, उस पर निर्भर करेगा। तो आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं, यहाँ पर क्या कहा जा सकता है अभिक्रिया वेग के बारे में। अभिक्रिया वेग के बारे में आप ये कह सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन, ये अभिक्रिया वेग मंद वेग का समानुपाती होगा। दूसरा बात हम क्या कह सकते हैं कि ये जो अभिक्रिया वेग है, एवं आप क्या कह सकते हैं कि अभिक्रिया वेग जो है वह RL एवं NU, RL एवं NU दोनों के सांद्रण पर निर्भर करता है। दोनों के RL और NU दोनों के सांद्रण पर निर्भर करता है ये अभिक्रिया वेग। तो अभी हमने क्या देखा कि अभिक्रिया वेग RL और NU दोनों के सांद्रण पर निर्भर करता है। अतः अभिक्रिया में दो अनुभाग ले रहा है, इसलिए इसको SN2, इसलिए इसको SN2 क्रिया विधि से व्यक्त किया जाता है, चूंकि इसमें दो अनुभाग लेते हैं। तो ये आपका क्या था, SN2 क्रिया विधि। इसमें अगर आप क्रियाशीलता के क्रम को देखेंगे तो क्या देखेंगे, क्रियाशीलता के क्रम को, इसमें जो आपका प्राइमरी एल्किल हैलाइड जस्ट अपोजिट, SN1 मैकेनिज्म का जस्ट ये अपोजिट होता है, ये जस्ट उल्टा होता है। तो इसमें क्या होगा कि ये जो प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, अभी आपने जस्ट देखा है, जो ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड इसमें सबसे ज्यादा क्रियाशील हो। फिर क्या होगा, सेकेंडरी, फिर हो जाएगा आपका सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। फिर आप क्या लिखिएगा, फिर आप लिखिएगा टर्सरी एल्किल हैलाइड, टर्सरी एल्किल हैलाइड। तो ये इसके क्रियाशीलता का क्रम है। तो ऑब्जेक्टिव पर्पस से आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे। SN2 क्रिया विधि और SN1 क्रिया विधि, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी आपके पास कुछ पारिभाषिक शब्द हैं, तो
आप लोगों से यह आग्रह है कि आप पहले उसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि समझाने के क्रम में क्या होगा कि बोर्ड से वो मिट जाएगा, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको अक्षर बढ़िया से समझ में आए। तो बच्चों, अब हम लोगों का जो पढ़ाई है SN1 और SN2 मैकेनिज्म के बाद वो त्रिविम रसायन पर होगा। हालांकि बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से ये पॉइंट बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं होगा, परंतु आपके ज्ञान के लिए, आपके नॉलेज के लिए ये सब जान लेना आवश्यक है, ताकि आगे आने वाले पॉइंट को समझने में आपको आसान हो। तो त्रिविम रसायन, ये स्टीरियो केमिस्ट्री में, 3 डायमेंशनल केमिस्ट्री में हम लोग क्या क्या पॉइंट पढ़ेंगे, ये क्या होता है, इसको ढंग से सुने। ये देखिए, त्रिविम रसायन, त्रिविम रसायन स्टीरियो केमिस्ट्री, इसको आप 3 डायमेंशनल केमिस्ट्री भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो यौगिक है, यौगिक के अणुओं में परमाणुओं अथवा उसके समूहों के त्रिविम व्यवस्था, जो उसका 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होता है, जो उसका त्रिविम व्यवस्था होता है। तो आपको ये पता है कि विज्ञान में 2 ढंग की पढ़ाई होती है। विज्ञान में जो किसी चीज का अध्ययन किया जाता है, जो किसी चीज का पढ़ाई किया जाता है, वह 2 ढंग से किया जाता है। एक होता है एक्सपेरिमेंटल और एक होता है थ्योरिटिकल। तो एक एक्सपेरिमेंटल होता है और एक थ्योरिटिकल होता है। कहने का मतलब एक प्रायोगिक होता है और एक थ्योरिटिकल मतलब सैद्धांतिक होता है। तो ये 2 प्रकार का अध्ययन, प्रायोगिक और सैद्धांतिक। तो किस चीज का प्रायोगिक और सैद्धांतिक अध्ययन? तो किसी यौगिक के अणुओं में परमाणुओं और उसके समूहों के त्रिविम व्यवस्था, यौगिक के अणुओं में परमाणुओं एवं समूहों के त्रिविम व्यवस्था के प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक अध्ययन को त्रिविम रसायन कहा जाता है। इस रसायन विज्ञान में जो त्रिविम रसायन होगा, 3 डायमेंशनल केमिस्ट्री होगा या स्टीरियो केमिस्ट्री होगा, इसमें हम लोग क्या क्या चीज का अध्ययन करेंगे? तो रासायनिक और जैव प्रक्रिया का, और क्या चीज का करेंगे? यौगिक के भौतिक और जैविक गुण का, और क्या चीज? तो कोई जो दवा है जिसको आप मेडिसिन बोलते हैं, औषधि है जिसको आप ड्रग बोलते हैं, तो किसी मेडिसिन या किसी ड्रग्स के जो इफेक्ट हैं, जो उसके प्रभाव हैं, उसका अध्ययन। उसके बाद और जो कार्बनिक यौगिक आप सिंथेसिस कीजिएगा, जो कार्बनिक यौगिक आप ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, उसका जो फॉर्मेशन करते हैं आप, तो इसमें यह बहुत पिवोटल रोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ये आपका 3 डायमेंशनल केमिस्ट्री, ये आपका त्रिविम रसायन। तो त्रिविम रसायन क्या हुआ? ये यौगिक के अणुओं में, अभी आप त्रिविम रसायन को देख रहे हैं, तो यौगिक के अणुओं में परमाणुओं और उसके समूहों के त्रिविम व्यवस्था के प्रायोगिक और सैद्धांतिक 2 प्रकार का पढ़ाई हुआ, एक एक्सपेरिमेंटल और एक थ्योरिटिकल, के अध्ययन को त्रिविम रसायन कहा जाता है। ये क्या रोल अदा करता है हम लोगों के जीवन में? तो ये रासायनिक एवं जैव प्रक्रियाओं के अध्ययन, किसी यौगिक के भौतिक और जैविक गुणों का निर्धारण, किसी मेडिसिन या ड्रग्स के प्रभाव का अध्ययन, और किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के, किसी कार्बनिक यौगिक के जो बनावट होता है, जो फॉर्मेशन होता है, उसका जो संश्लेषण होता है, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
अब जो आपके सामने में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म आएंगे, तो देखिए असमतल अध्रुवित, असमतल अध्रुवित प्रकाश, नॉन प्लेन नॉन पोलराइज्ड लाइट। इसका आप बाय फिगर, इसका आप बाय डायग्राम सब चीज सीखिएगा कि नॉन पोलर नॉन प्लेन जो लाइट होगा इसका रूपरेखा कैसा होगा, इसको आप पढ़िएगा। पहले इसके शब्द पर ध्यान दीजिए कि जो आपका ऑर्डिनरी लाइट होता है, अभी आप फिगर में ऑर्डिनरी लाइट को देखिएगा अभी कि ये अगर मान लीजिए ट्रांजिशन स्पेस है, तो इसमें ऑर्डिनरी लाइट सब डायमेंशन में जाता है, सब डायरेक्शन में जाता है, सभी डायरेक्शन में जाता है ये ऑर्डिनरी लाइट। ये मान लीजिए ऑर्डिनरी लाइट, तो ऑर्डिनरी लाइट का जो ट्रांसमिशन होता है वो सभी होता है, उसका जो संचरण पथ होता है, तो संचरण पथ के लंबवत सभी दिशा में दोलन करता है, सभी दिशा में दोलन करता है। ये आपका हो गया ऑर्डिनरी लाइट, ये आपका हो गया ऑर्डिनरी लाइट। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, असमतल अध्रुवित प्रकाश, नॉन प्लेन नॉन पोलराइज्ड लाइट। सामान्य प्रकाश ये है, सामान्य प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। जो असमतल अध्रुवित प्रकाश के बारे में भी हम सुन रहे हैं, नॉन प्लेन नॉन पोलराइज्ड लाइट के बारे में भी सुन रहे हैं। तो जो ऑर्डिनरी लाइट होता है, जो सामान्य प्रकाश होता है, सामान्य प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, जिसमें संचरण पथ जो इसका ट्रांसमिशन वे होता है, जो उसका पाथ होता है, वो उसके लंबवत सभी डायरेक्शन में होता है, उसका सभी दिशाओं में दोलन होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, इसका जो दोलन होता है उस सब डायरेक्शन में होता है, सभी तरफ इसका डायरेक्शन होता है, इसके दोलन का हर तरफ डायरेक्शन होता है। तो जिसमें संचरण पथ के लंबवत सभी दिशाओं में दोलन होता है। आप इसी प्रकाश को बोलते हैं अध्रुवित प्रकाश, नॉन पोलराइज्ड लाइट, यही है अध्रुवित प्रकाश। अब कुछ ऐसा कंडीशन आ जाए, ये जो आपका अध्रुवित प्रकाश है, जो ये आपका ऑर्डिनरी लाइट जो सब डायरेक्शन में ये दोलन कर रहा है, ये सभी डायरेक्शन में जो दोलन कर रहा है ऑर्डिनरी लाइट, और कुछ ऐसा कंडीशन आएगा, कुछ ऐसा परिस्थिति आएगा, कुछ ऐसा कंडीशन आएगा जिससे इस प्रकाश के सभी दोलन को एक ही तल में व्यवस्थित किया जा सकता है। तो ऐसा व्यवस्थित हम कैसे कर सकते हैं? तो ये जो आपका ऑर्डिनरी लाइट है, ये जो आपका ऑर्डिनरी लाइट है, इसको निकोल प्रिज्म से होकर के प्रवाहित कर देंगे। ये आपका हो गया निकोल प्रिज्म, इसको निकोल प्रिज्म से होकर के प्रवाहित करेंगे, निकालेंगे इसको, निकोल प्रिज्म, इसको निकोल प्रिज्म से होकर के इसको गुजारेंगे। तो निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म क्या होता है? निकोल प्रिज्म कैल्साइट या आइसीलैंड इस्पात द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसकी खासियत क्या होती है कि ये डबली रिफ्रैक्टेड करता है। डबली रिफ्रैक्टेड मतलब होता है द्वि अपवर्तन होता है, दो बार इसका अपवर्तन होता है लाइट का। तो ये डबली रिफ्रैक्टेड पदार्थ होता है निकोल प्रिज्म। तो यह कैल्साइट या आइसीलैंड इस्पात द्वारा प्राप्त किया जाता है, निर्मित होता है, उसको बनाया जाता है, और जो डबली रिफ्रैक्टेड होता है। तो निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म से होकर के इसको
प्रवाहित किया जाएगा। तो निकोल प्रिज्म से होकर के जब इसको प्रवाहित किया जाएगा तो ये क्या होगा, एक डायरेक्शन में आ जाएगा। ये जितना भी आपका लाइट दिख रहा है ये सब एक डायरेक्शन में आ जाएगा, एक डायरेक्शन में आ जाएगा, ये एक डायरेक्शन में आ जाता है। इसको आप बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये हो गया आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मतलब आप इसको क्या कहते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश। ये क्या हो गया, ये हो गया समतल ध्रुवित प्रकाश। ये हो गया समतल ध्रुवित प्रकाश। तो समतल ध्रुवित प्रकाश कैसे फॉर्म किया जा सकता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो इसको निकोल प्रिज्म से होकर के प्रवाहित कर देंगे। तो एक चीज ये दिमाग में रखना है कि ये जिस प्लेन में, जिस सतह में इसका वाइब्रेशन होता है, जिस सतह में इसका कंपन होता है, उसे प्रकाश का समतल ध्रुवन कहते हैं। और समतल ध्रुवन को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समतल ध्रुवन को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो गया प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, ये हो गया प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। इसको आप बोलते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, समतल ध्रुवन। तो ये जो ऑर्डिनरी लाइट था ये हो गया आपका ऑर्डिनरी, यहां आप इसको बोलिए ऑर्डिनरी लाइट। ये हो गया सामान्य प्रकाश या साधारण प्रकाश, ये हो गया सामान्य प्रकाश। तो जब सामान्य प्रकाश को किसी निकोल प्रिज्म, तो निकोल प्रिज्म के बारे में आपने क्या सुना कि निकोल प्रिज्म क्या होता है कि या कैल्साइट या आइसिलेंट इस्पात द्वारा बनाया जाता है और इस यह डबली रिफ्रैक्टेड होता है। इसमें 2 बार अपवर्तन होता है, वो आपका होता है निकोल प्रिज्म। और जब आप साधारण प्रकाश को, मतलब ये कहिए कि नॉन पोलराइज्ड लाइट को आप जब इस निकोल प्रिज्म से होकर के गुजारिएगा तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसका मतलब ये हो गया आपका समतल ध्रुवित, ये हो गया समतल ध्रुवित प्रकाश। तो ये समतल ध्रुवित प्रकाश में बदल जाएगा कब, जब ऑर्डिनरी लाइट को, सामान्य प्रकाश को आप निकोल प्रिज्म से होकर के गुजारिएगा। तो इसी पारिभाषिक शब्द के साथ अभी का क्लास समाप्त होता है। पुनः आप इस पारिभाषिक शब्द को देख के आए, कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को लिखें। और जो सवाल है, कुछ बच्चे का ऐसा सवाल होता है जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर किसी ने पूछा था, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर ऑलरेडी पहले के क्लास में बताया जा चुका है, तो उसको देखना है। फर्स्ट ईयर के क्लास को भी आप ढंग से देखते रहें तो आपको जो नाम और रिएक्शन होगा वो भली भांति समझ में आएगा। धन्यवाद।